हाय, मैं मुस्कान यादव आप सभी को पॉलिटिक्स एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने संविधान में 3 चैप्टर देख लिए। अब हम संविधान का प्रस्तावना देखें। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कभी न कभार कभी भी जीवन में कभी भी प्रस्तावना का नाम तो सुना ही होगा। या मतलब कि प्रस्तावना हर एक बुक में रहती है। प्रस्तावना का मतलब है कि इस बुक के अंदर किस किस के बारे में दिया गया है, उसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। वैसे भी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। सबसे उद्देश्य प्रस्ताव तब इसे कहा जाता था जब इसे संविधान में शामिल कर लिया गया, तो इसे प्रस्तावना कहा गया। आगे फ्रंट पेज पर इसे मिलाया गया। लेकिन जब प्रस्तावना 1900 जब संविधान हमारा पारित हुआ 1947 में, उस समय प्रस्तावना भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। उसे हम आगे देखेंगे। हम ये देखते हैं कि पहली बार किस देश ने प्रस्तावना अपनाया, जो यूएसए था। अन्य देशों ने भी अपनाया, जैसे कि भारत ने प्रस्तावना अपनाया। अन्य देश से दक्षिण अफ्रीका, जिसने भी संविधान बनाया वो पहली प्रस्तावना अपनाया। प्रस्तावना को आगे रखकर इसमें ये सोचा गया कि इसमें क्या क्या भारत में लिखे। जैसे कि हम मैथ की कोई सवाल लगाते हैं। मैथ की जब हम सवाल लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें सूत्र याद करना रहता है। अगर हमें सूत्र याद नहीं है तो हम उसे अपने आगे रख लेते हैं, एक कॉपी में रख लेते हैं। उसे देख देख कर लगाते हैं, अच्छा ये यहाँ से यहाँ लगेगा, इससे ठीक है। फिर आंसर आ जाता है, एक अच्छा आंसर आ जाता है। उसे तो एक अच्छा संविधान बनाने के लिए हम एक प्रस्तावना एक पेज पर लिखा, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किस तरह का न्याय चाहिए, इस सब के बारे में हम प्रस्तावना में चर्चा करेंगे। अन्य देश ने भी अपनाया और इसमें N.A. पालकी वाला संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान के प्रस्तावना को परिचय पत्र। प्रस्तावना पेश किसने किया? P.T. नेहरू ने, पंडित नेहरू ने। सबसे पहले इसे क्या कहा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्यों कहा गया? क्योंकि इसे ये सोचना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे, इससे उद्देश्य क्या है, हम संविधान को क्यों लिख रहे हैं, उद्देश्य क्या है। क्योंकि हमने सोचा ठीक है हम राजनीतिक न्याय देंगे, ठीक है हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। राजनीतिक देंगे, ठीक है इसको भी। इकोनॉमिक, कुछ भी जो भी देना वो। 42 वह संविधान जो हुआ, उसमें संशोधन 1976 में 76 शब्द शामिल हुए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना क्या है ये आप मुझे बताएंगे कि हमारे प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है। प्रस्तावना किसको याद है ये भी बताइएगा। संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकारों का क्या स्रोत है? भारतीय जो संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। भारत के लोगों से शक्ति क्या करता है? संविधान अधिगृहित करता है। भारत की प्रकृति घोषणा करता है, और क्या इसकी प्रकृति है पूरे संविधान की, उसको ये घोषणा करता है। भारत एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1949। प्रस्तावना में प्रमुख शब्द क्या क्या है? तो प्रमुख है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। अब हम इसे देखेंगे, इनके अर्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं संप्रभुता। भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही
किसी अन्य देश का डोमेनियन है। डोमेनियन जैसे कि किसी भी देश पर भारत क्या है, किसी भी देश पर भी देश के अधीन नहीं है। भारत किसी भी देश के अधीन नहीं है। ठीक है। कोई शक्ति नहीं है जो हमें हमारे कंट्री का आंतरिक या बाहरी रोल किसी अन्य के हाथों में है, जैसे कि 1947 के पहले था। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन की प्रमुख माना था। भारत ने राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल थे, उसकी सदस्यता स्वीकार करने के लिए उस समय ब्रिटिश जो है प्रमुख था। इसे आज क्या है, आज कोई नहीं है। संप्रभुता को हानि नहीं उस समय हुई थी, सीमित नहीं है। विदेशी सीमा अधिग्रहण हम कर सकते हैं आज के समय में, और छोड़ भी सकते हैं। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ क्या है? पहले इसे शामिल क्यों किया गया? क्योंकि जरूरत था समाजवादी, और यह है संविधान में शामिल कब किया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन को अन्य किस नाम से और जाना जाता है, बताइए। डीपीएसपी में समाजवाद लक्षण मौजूद था पहले इसके, और इसे बाद में प्रस्तावना में भी लिख लिया गया। 1955 में अवार्डी शत्र प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी द्वारा पेश किया गया। समाजवाद या साम्यवाद, राज्य स्तरीय साम्यवाद है ये। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही। अगर हम देखें यहाँ पर तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था भी हम इकोनॉमिक में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक का सब्जेक्ट पार्ट है, तो लेकिन हम तब भी इसे समझने के लिए समाजवादी को समझते हैं। जब रूस में क्रांति हुई, रूस में जब क्रांति हुई तो उस समय क्या हुआ वहाँ पर कि जो खराब सेब थे वो सही सेब में मिला देते, इससे क्या होता था, सब कुछ खराब हो जाता था। तो इसीलिए दो पार्ट को यहाँ शामिल किया, समाजवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद जो है वो हमने अमेरिका से लिया, और समाजवाद हमने सीखा कहाँ से? रूस से। इसमें ये होता है कि व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे। उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की समानता। अवसर की असमानता जो थी हमारे भारत में वो बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि हमारे भारत में किस तरीके से अवसर की असामान्यता थी पहले। जैसे कि हम पार्ट कास्ट में 4 कास्ट में बटे हुए हैं। आप जानते हैं वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये इन कास्टों में बटे हुए। इसमें अवसर की समानता ज्यादा, जो शूद्र थे वो अधिक दबे कुचले उस समय थे, और इसलिए इनको आरक्षण की भी व्यवस्था संविधान में की गई। और महिलाएं उस समय बहुत दबी हुई थी, और आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि आज उठ गई हैं। इन्हें भी 33% आरक्षण की मांग हुई, जो कि अभी पूरी नहीं हो पाई है। को समाप्त करना, गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव इसमें स्पष्ट देखा गया। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये क्योंकि इस समय हुआ क्या था कि हमारे भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, यानी अर्थव्यवस्था हमारी डगमगा गई थी। तो इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, हम इसे इकोनॉमिक में देखेंगे कि ये तीनों पार्ट क्या है। वैसे हम उदारीकरण यानी कि हम सबके प्रति समानता रखें, यानी पूंजीवादी के तरफ भी और समाजवाद की तरफ। निजीकरण यानी किसी भी चीज को प्राइवेट करना। आज के समय पे हम देखते हैं बहुत चीज प्राइवेट होती है, इससे हमें नुकसान नहीं होता, कहीं ना कहीं हमें फायदा भी होता है। वैश्वीकरण, क्योंकि अगर हम विश्व में जाते हैं तो हम अपने बारे में रखते हैं और अपनी सामान, अपनी चीजों को बाहर बेचते हैं, तो इससे हमें जीएसटी, एनपीटी, इन सब में लाभ होता है। तो हम इसमें आगे देखेंगे
ये इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मुझे लगा जरूरी है इसलिए मैंने बता दिया। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि किसी भी धर्म को, किसी भी पार्टिकुलर धर्म को वो बहुत ज्यादा सम्मान न दिया जाए, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा उसके कहते हैं झुकाव न रहे किसी का भी, किसी भी गवर्नमेंट का। ये संशोधन हुआ था धर्मनिरपेक्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन में से जोड़ा गया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट 1974 में कहा धर्मनिरपेक्ष स्पष्ट नहीं है। इसे अगर दुर्खिम के हिसाब से देखा जाए तो धर्म एक अफीम है। उन्होंने कहा धर्म एक अफीम है, तो हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से हमारा लालन पालन पोषण हुआ है, जो जिस धर्म से बिलोंग करता है तो वो उसी से अपना कार्य करता है धर्म। लेकिन किसी भी पार्टी को, सभी धर्म को हम बराबर नजरों से देखेंगे। 25 और 28, 25 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता का हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को माने या चाहे किसी भी धर्म को ना माने, ये किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, कोई सा भी धर्म छोड़ सकता है। लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। ये प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी, ये दोनों तरीके से लोकतंत्र हो सकता है। जैसे भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन स्विट्जरलैंड में यही प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है। जैसे भी वहाँ कोई कानून बनाया जाता है, कानून लागू किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर लोग जाते हैं और उसके बीच, जैसे पंचायत में होते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से सभी को न्याय दिया जाता है, उसी तरीके से वहां पर कानून बनाया जाता है। लेकिन हमारा जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें हम जनता जो है 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधित्व को चुनकर संसद में भेजते हैं और हमारे लिए उचित कानून बनता है। स्विट्जरलैंड में 4 औजार हैं: परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्त, वापस बुलाना, रिकॉल करना, जनमत संग्रह सबसे जरूरी यहाँ पर बनाता है प्रत्यक्ष शासन को। अप्रत्यक्ष, चुने गए प्रतिनिधि शक्ति का प्रयोग, कानून का निर्माण, यानी जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि वो शक्ति का प्रयोग करते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। 2 प्रकार से, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। ये संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं। जैसे कि संसद के प्रति कैसे हुआ, संसद के प्रति हमारे भारत में है, राष्ट्रपति के अधीन अमेरिका में है। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि जो प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाते हैं वो संसद में बैठते हैं, वहाँ कानून बनाते हैं और प्रधानमंत्री के अधीन रहते हैं। और उसी तरीके से राष्ट्रपति का है कि जो यहाँ से जाता है, कानून बनाता है चुनकर, और फिर वो राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं। कार्यकारिणी सभी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह रहते, यानी जो भी कार्य वो करते, जो भी कानून वो बनाते, वो विधायिका को जवाब देंगे। लक्षण क्या है इसके, वयस्क मताधिकार, जो 18 वर्ष के हो गए वो चुनाव का मतदान कर सकते हैं। सामयिक चुनाव यानी समय के अनुसार चुनाव होता है। कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका यानी न्यायपालिका जो हो सर्वोच्च पर हो। भेदभाव का अभाव, यानी किसी भी धर्म का किसी भी तरीके से स्त्री पुरुष कोई भी जेंडर हो, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लोकतांत्रिक शब्द विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है। तो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है, सामाजिक लोकतंत्र स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व अलग किया तो लोकतंत्र पराजित हो जाएगा।
ये बात सही है। स्वाधीनता, समानता, भ्रांति, तो अगर हम अलग कर देते हैं तो ये क्या कहते हैं, लोकतंत्र हमारा क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा कि संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। गणतंत्र 5वां है गणतंत्र। 2 लोकतांत्रिक व्यवस्था। गणतंत्र भी 2 तरह, एक राजशाही होता है, गणतंत्र होता है। जहाँ का राजा जो है राजशाही में है, जैसे ब्रिटेन, आज के समय ब्रिटेन, राजा रानी जो भी आते हैं वहाँ रहते हैं। और यहाँ गणतंत्र में है अप्रत्यक्ष रूप, हमारे जो हम जो प्रतिनिधि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से भेजते हैं, वहाँ पर वही संसदीय लोग उनको चुनकर राष्ट्रपति बनाते हैं, तो वो गणतंत्र हुआ, हमारे ही तरीके से चुने जाते हैं। ये इस तरीके। और अमेरिका का अलग है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुना जाता है वह सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है। संप्रभुता, लोगों के हाथ में शासन रहता है। प्रत्येक नागरिक के लिए सार्वजनिक सेवा यानी सारी सेवाएं, सभी नागरिकों के लिए सभी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। न्याय। प्रस्तावना में 3 भिन्न रूप में न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। किसी भी अगर देश का, किसी भी गांव का, किसी भी कंट्री का अगर विकास करना है तो सबसे पहले आपको सामाजिक विकास करना है। सामाजिक विकास होगा कहाँ से? न्याय से, सामाजिक न्याय से। सामाजिक न्याय यानी कि अगर किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो हमें उसे सजा देनी चाहिए, उसको विक्टिम को बचाना चाहिए, और जो दोषी उसे सजा देनी चाहिए। और आर्थिक कैसे बचाव हो गया? कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास अधिक पैसा है तो हम किसी को भी तंग कर सकते हैं। कुछ राजनीतिक हो गया कि हम सत्ता में हैं तो हम किसी को भी तंग कर सकते हैं। तो अगर हम किसी चीज को हमें न्याय देना है तो हमें सामाजिक रूप से सुदृढ़ रहना पड़ेगा। ये मेरा खुद का पॉइंट है। हम इसमें देखते हैं उपयोग। मौलिक अधिकार डीपीएसपी, मौलिक अधिकार 6 हैं, जो कि एक मौलिक अधिकार इसमें से हटा दिया गया है 17, जो कि था संपत्ति का अधिकार। सामाजिक, रंग, धर्म, लिंग, समान व्यवहार। आरक्षण फिर क्यों? प्रश्न होता है ना, जब रंग सामाजिक न्याय तो आरक्षण क्यों है भाई? आरक्षण इसलिए है कि हमने देखा था आज से 75 वर्ष पहले या आज से कुछ 100 वर्ष पहले हमारे यहाँ रंग, धर्म, लिंग इस आधार पर बहुत भेदभाव हुए, बहुत ज़्यादा भेदभाव हुए भाई। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था बनाई। आरक्षण की व्यवस्था रही तो ये होता है कि आरक्षण का मतलब है कि उस पार्टिकुलर एरिया को भरना ही भरना है, उसमें किसी अन्य जनरल को नहीं भरा जा सकता, ओबीसी को नहीं भरा जा सकता। SC/ST के लिए बना है तो वो उसी के लिए भरा जाएगा, ओबीसी के लिए बना है तो वो उसके लिए भरा जाएगा, जो जिसके लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षित मतलब कि रिजर्व कर देना, इसके अलावा कोई और व्यक्ति उस पद पर ना बैठे। जैसे कि प्रिंसिपल की कुर्सी पे कोई टीचर बैठता है नहीं ना, उसी तरीके से हैगा कि जो सीट जिसके लिए बनी गई है, उससे आरक्षित की गई है, उस पर केवल वही बैठेगा। आर्थिक, अब हम देखते हैं आर्थिक। संपदा, आय और संपत्ति सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक मजदूर को भी अगर 30,000 दो और एक ऑफिसर को भी तुम 30,000 दो, तो ये अन्याय हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे कार्य कर रहा है, 8 घंटे कार्य कर रहा है तो उसकी मेहनताना हिसाब से उसको कुछ पैसे दे। लेकिन कोई माइंड, वो फिजिकल है, कोई माइंड से काम कर रहा है और उसके अधिक पद पर है तो उसे उसके अधिकारों के हिसाब से उसे पैसा दिया जाए।
तो इस हिसाब से दोनों को बराबर बराबर न्याय हो जाएगा। राजनीतिक, समान राजनीतिक चुनाव, यानी कि समान राजनीतिक का मतलब होता है कि समय समय पर चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, समय समय पर, और किसी के अंदर भेदभाव न। ये हमने कहाँ से लिया गया? ये रूसी क्रांति 1917 में लिया गया, 1917 में इसे हम भारत में शामिल किए। स्वतंत्रता, रोक टोक की अनुपस्थिति, यानी कि किसी भी चीज के लिए रोका ना जाए। विकास का अवसर, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना। अगर हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। रोक टोक की अनुपस्थिति, तो इसका मतलब है हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं? नहीं, कहीं भी नहीं। जैसे कि कुछ आदिवासी हैं, वो सोचते हैं हमारे इलाके में कुछ बाहरी लोग, हमें बाहरी लोग समझते हैं, तो हम लोगों को ना आए। तो सरकार ने ये कहा है कि उनकी स्वतंत्रता के लिए हम लोग वहां न जाएं। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आपको खतरा है। पहली बात तो आपको खतरा है, तो इसलिए वहां पर रोका गया। अन्य स्थानों पर जाइए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये 1789 से 99 तक। समता का अधिकार, ये विशेषाधिकार नहीं है, इसमें नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति को विशेष उसकी तुलना से अधिक अधिकार दे देना। जैसे कि फ्रांस में क्रांति इसलिए हुई थी कि कुछ व्यक्तियों को अधिक अधिकार मिल गया था, इसलिए फ्रांस में क्रांति हुई थी। इसमें राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक। फंडामेंटल राइट जो है नागरिक समता का अधिकार देता है। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 में है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल, वंश निषेध, यानी कि आप किसी भी धर्म के या किसी भी जाति के या किसी भी मूल वंश के हैं तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन यानी कि आप जैसे कि किसी भी सरकारी सर्विस करना है, उसमें आपको सभी व्यक्ति को किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान से है, मूल वंश से है, आपको बराबर अधिकार दिया जाएगा, समान अधिकार दिया जाएगा। ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का निषेध कहाँ माना गया? आर्टिकल 17 में। उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति बादशाह इस तरह की उपाधि नहीं रखेगा। राजा, महाराजा, कोई भी उपाधि हो वो नहीं रखा जाएगा। ये आर्टिकल 18 में है। मतदाता सूची आयोग करार नहीं, यानी कि आप मतदाता हैं, सूची में आयोग आपको करार नहीं दिया जाएगा। अगर आप माइंड से सही हैं तो आर्टिकल 325 में इंक्लूड किया गया है। लोकसभा, विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार इसमें इंक्लूड है आर्टिकल 326 में। फंडामेंटल राइट और समान वेतन डीपीएसपी में आर्टिकल 39 में कहा गया है। बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्व्यवहार न करे, भाईचारे की भावना रखे। ये मौलिक कर्तव्य में हमारे 51 का में लिखा गया। विविधता से ऊपर उठकर, हमारे भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। चाहे हम देखें पृथ्वी के स्ट्रक्चर में, वो आकृति में देखें, उसमें भी बहुत सारी विविधता है। तो क्या हम ये सोचते हैं, हम उससे नफरत करते हैं? नहीं ना। सूरज हमारे लिए एक है, सभी को बराबर सी धूप है। चांद हमारे लिए एक है, सितारे अनेक हैं लेकिन टिमटिमाते एक ही तरीके से। उनमें जब अलग तरीके से सोच नहीं है तो हम क्यों सोचें ऐसा?
हम क्यों सोचें, हम क्यों किसी के साथ भेदभाव करें। तो हमें भाईचारे को जरूर अपनाना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य के साथ साथ हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, जो आपको नैतिक नैतिक यानी पेपर 4 में आपको विशेष ध्यान देना है। पेपर 4 के साथ साथ आपको अपने जीवन में भी इसे लागू कर लेना चाहिए। व्यक्ति का सम्मान करना, अगर कहा जाता है कि अगर आप दूसरे को सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो हमें दूसरे का सम्मान जरूर करना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, जेंडर का हो। देश की एकता, अखंडता, 1976 में 42 संविधान संशोधन में प्रस्तावना का महत्व क्या रहा है। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान को प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार रखा गया। अगर कोई प्रश्न संविधान के मुताबिक आता है कि हम कहाँ से इसे समझ लेते हैं, हम प्रस्तावना से, कोई भी ऐसे भविष्य का प्रश्न यूपीएससी में पूछ लिया जाता है तो हम प्रस्तावना उसमें जरूर इंक्लूड कर सकते हैं, ये सबसे बेटर पड़ेगा। के एम मुंशी ने इन्हें कहा है कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इस पे काफी बार चर्चा हुई, 3 केसेस इस पे आए, 3 केसेस आए, मैं बताती हूँ। 2 काफी चर्चित हैं लेकिन 3 केसेस आए। बेरूबाड़ी संघ मामला जो 1960 में आया, केशवानंदन भारती मामला 1973 का, और LIC ऑफ इंडिया मामला जो कि 1995 में आया। पहले केस जो बेरूबाड़ी केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान जो है प्रस्तावना का भाग नहीं है। कोई भी इतने बड़ी चीज का अगर फैसला देता है तो 2-4 लोग बैठते नहीं, काफी लोग इसमें जजेस बैठते हैं, उसके बाद इसका फैसला आता है। तो जब 1973 का केस आया दोबारा, केशवानंदन भारती मामला, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसे संविधान का भाग मान लिया। और दूसरी बार LIC ऑफ इंडिया मामले में भी संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। 2 तथ्य उल्लेखनीय हैं। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, यानी विधायिका को ये कोई शक्ति नहीं देता, और ना उसकी शक्ति को प्रतिबंधित करता है, और ना ही किसी भी विधायिका, न्यायपालिका, किसी भी चीज को ये प्रतिबंध लगाता है। यह गैर न्यायिक है। इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह न्याय यानी इसमें न्याय नहीं हो सकता, और ये इसका न्यायालय में से चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, तो प्रस्तावना में संशोधन की संभावना 1976 में 42वें संविधान संशोधन में 3 संशोधन हुए थे जो कि विशेषकर हैं। अगर जीवन में कभी संशोधन होता भी है तो कोई पार्टिकुलर शब्द को इसे में इंक्लूड कर दिया जाएगा, और जिससे कि हमारे संविधान को भविष्य में आगे बढ़ाने की अधिक संभावना बढ़ सकती है। अगर हमको किसी भी चीज को पढ़ना या लिखना रहता है तो हम पहले ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से किसी चीज को पढ़े या लिखें। तो पहली बात ये है कि जब हम पुस्तक या कोई सी भी बुक उठाते हैं तो हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि हमने सही बुक ली है या नहीं। ये सबसे ज़रूरी रहता है कि सही बुक का चुनाव हम सही से कर ले, वरना हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसमें हम ओके, नमस्ते फिर दोस्तों।